कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन, जब हिरत फिरत घर देख लियो। ताल जी। की कथक में क्या क्या भूमिका होती है? तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो। ये ताल प्रधान नृत्य ही है कथक, और ये इकलौता ऐसा डांस फॉर्म है जिसके अंदर ताल नाची जाती है। ददकी मटकी झटकी पटकी और दूध को पीर बिखेर दियो। जो कथक का लिटरेचर है उसको हम कवित कहते हैं, और ये जैसे कृष्ण कवित है उनकी कोई लीला बताएगा। पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, माखन चोरी की लीला बताएगा। कहीं ना कहीं जब हम नृत्य की बात करते हैं तो मन में नटराज का रूप प्रकट होता है। बिल्कुल। आपके अनुभव में जो नटराज रूप है उसका क्या अर्थ है? तांडव is what he did, but जो pose था that was the नटराज pose. That pose is a symbol of dance. घुंघरू की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों सिर्फ घुंघरुओं को पैरों में पहना जाता है, हाथों में नहीं बांधा जाता? हाथों में इसीलिए नहीं पहना जाता क्योंकि हाथों के आज के टाइम में नृत्य को अक्सर एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता जी है। आपकी नजर में स्पेशली जो भारतीय क्लासिकल डांस है उसका असली महत्व क्या है? कैसे ये धर्म और संस्कृति से बहुत इन डेप्थ जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये क्लास है और ये क्लास ऑडियंस के लिए है, और ये इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है। कथा कहे सो कथक कहावे, इसका कथक डांस फॉर्म का मीनिंग है। ये डांस फॉर्म पूरा ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आप देखिए, आप एक बात बताइए, मैं सिर्फ मूवमेंट कर दूं तो शिव नहीं होंगे जब तक मैं शिव को समझ नहीं सकता। कथक ऐसा डांस फॉर्म को गलत रूप में दिखाने के लिए या बदनाम करने के पीछे क्या रीजन है? देख नारायण ताल बजावत नाचन लागत किट थई तथई तथई तकिट थई तथई तथई तकिट तथई तथा। संजीत जी एक बात बताओ मुझे, जी जनरली मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि यू कम फ्रॉम अ फैमिली, एक लीनिएज है, बिल्कुल राइट, एक लेगेसी है। शुरू से ही इंटरेस्ट था डांस फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में, या कहीं ना कहीं एक प्रेशर था, एक दबाव होता है ना कि यही करना है, यही करना पड़ेगा? आपको बताऊं, मैं बचपन में माइकल जैक्सन का फैन रहा हूँ बहुत। ओके। और स्कूल के टाइम में माइकल जैक्सन को जो उस वक्त पे वो सितारे भी ऐसे ही हैं कि उनकी कला ऐसी थी कि वो मन को छूती। वो नेचर पे बात करते थे, वो ह्यूमैनिटी पे बात करते थे, और वो ऐसे उनके गाने, उनके डांस स्टेप वाज मेरे लिए बचपन से बहुत, तो मैं बहुत प्रभावित था उनकी तरफ हमेशा से बचपन से। मगर क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, तो मैं क्लासिकल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे रूट्स और मेरी जीन्स जो है ना वो उससे ही जुड़ी हुई थी। तो ये रियलाइजेशन करवाना जो होता है ना वो एक माँ का काम होता है। तो मेरी माँ ने मुझे इस तरफ झुकाया और उन्होंने कहा कि आप माइकल जैक्सन के स्टेप्स तो बहुत इजीली कवर कर पा रहे हो, देखो आप क्या अपने फादर, पिताजी के, गुरुजी के स्टेप कॉपी कर सकते हो? कॉपी भी कर सकते हो, करके दिखाओ। तो मैंने जस्ट कोशिश की शुरू करने। ताल तो ताल है, कहाँ मिला ही नहीं पाए। तो वो रियलाइजेशन उन्होंने करवाया और फिर मेरा पूरा चेंज ओवर हो गया, और फिर मैं इसकी तरफ झुकता चला गया और सीखना शुरू कर दिया। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे पिताजी पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी हैं, और मेरी शिक्षा उन्हीं के अंडर हुई है प्रॉपर एकदम। घर में जो माहौल है वो पूरा संगीत का ही है, मतलब 24 घंटे संगीत की ही बात है, होती है। संगीत से मेरा मतलब हो गया कि डांस, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट, उसको संगीत कहते हैं। तो यही बातें होती हैं। तो गुरुजी के साथ हम जब सुबह जागते हैं तो उसके बाद चाय के बाद सीधा तत्कार और डांस ही शुरू होता है, और पूरे दिन चलता है। तबला पूरे दिन चलता है, और फिर हम अपनी अपनी जगहों पे, मंदिरों में, जहाँ पे भी हम मंदिर का स्थान मानते हैं, जहाँ पे हम डांस क्लासेस के लिए
जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं आप, या इवन मंच पे जा रहे हैं, तो हमारे लिए वो मंच जो होता है वो एक मंदिर के समान है। तो वहाँ पर भी जो है संगीत ही होता है। और ये ट्रेनिंग जो है मेरी अपने पिताजी के अंडर ही रही है, सिर्फ मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ। और मैंने तबला सीखा है अपने गुरु पंडित फतेह सिंह गंगानी जी से, और पखावज भी सीखा है मैंने, और मैंने म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी ली है। और मेरी माताजी जो हैं वो खुद एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। तो उनके पिताजी जो थे वो के महावीर जी, बहुत सारे बॉलीवुड लेजेंड्स को उन्होंने गाना सिखाया उनको अपने म्यूज़िक। जैसे मुंबई में जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं गाने की, तो उसमें जो सिंगर्स आते हैं, तो उनके लिए लता मंगेशकर जी ने भी गाया है। तो मेरे जो परिवार है, जो मेरे इवन जो माता जी के साइड से, मम्मी के साइड से और पापा की साइड से, दोनों की तरफ से वो पूरा एक म्यूजिकल सर्कल ही है पूरा। तो गाना भी मैं जब भी नानी के यहाँ छुट्टियों पे जाते थे, तो वहाँ पे संगीत एकदम म्यूजिक, और वो मेरे मामा जी वगैरह वो सब एकदम म्यूजिक, एकदम सुबह सुबह सा का रियाज, और वो सा से सारे स्वर दिखना, और फिर सारे कलर दिखना, और उस तरीके से। और क्योंकि मैं वही मैंने कहा कि मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो मेरे जीन्स, तो मैं बहुत कनेक्ट कर लेता था। तो सीखने से पहले मैंने बहुत देखा है। हमारे यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग में कहा जाता है कि देखना, सीखना और परखना, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है ये। और इसमें आप देखकर बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, फिर आप सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को आप बगैर सीखे जान नहीं सकते, उसके करीब नहीं जा सकते। फिर परखना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेरी ट्रेनिंग थी। मैं घर पे ही जब उनको देखता था गुरुजी को, तो वो सुबह ही रियाज शुरू कर देते थे। तो उसके बाद उनके स्टूडेंट्स, हमारे घर का जो, मेरे घर का जो फ्लोर है ना, अगर आप उस पर पैर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लोर जो है दबता है। क्योंकि हम लोगों ने इतना वहाँ रियाज किया है, इतना ज़्यादा वहाँ प्रैक्टिस, इतना मतलब साधना इतनी ज़्यादा हुई है वहाँ पे। साधना से मतलब है, रियाज से मतलब है जो एक बार ना हो, जो 1000 बार 100 बार किया गया चीज़ हो, और वो एक बार सही होती है, और वहीं आर्ट भी डेवलप होती है। तो अभी आपने एक बात बोली कि जहां हम परफॉर्म करते हैं जी, वो हमारे लिए मंदिर होता है। हाँ। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि डांस की, हाँ। कथक की कोर फिलॉसफी और जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसके पीछे, मैं उसको और डेप्थ में समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत पावरफुल बात बोली है कि जहां हम रियाज करते हैं वो हमारे लिए मंदिर होता है। बिल्कुल। देखिए, कथक जो है मंदिरों में नाचा जाता था। परफॉर्मर्स, डांसर्स जो होते थे मंदिर में जाकर के अपना संगीत करते थे, और भजन कीर्तन ये सब होता था, और इसी से डांसर्स जो है मंदिर में नाचते थे। और मंदिर का प्रांगण, और शिव वंदना या कृष्ण वंदना या शिव स्तुति, कृष्ण स्तुति, राम भजन, ये सारी चीज़ों को नाचना, फिर उसके बाद टेक्निकल नाचना, ये सारी चीज़ें एकदम आपको कहीं और ले जाके जोड़ देती है। मेरा मंदिर भी कहना इसीलिए था क्योंकि हम समर्पित हो जाते हैं हमारे आर्ट फॉर्म्स के लिए, जैसे एक भक्त अपने ईश्वर के लिए हो जाता है, और 100% डेडिकेशन रहती है वहाँ पे। और जब हम नाचते हैं, हम जब घुंघरू बांधते हैं, उसके बाद जब हम मंच पे आते हैं, तो मुझे आज तक नहीं पता कि मैं मंच के इधर और मंच के उधर कौन है। वो तभी पता चलता जब मैं वापस आ जाता हूँ। तो कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाता है ईश्वर के साथ, घुंघरू बांधते के साथ ही। तो इसीलिए मैंने मंदिर का स्थान कहा है उसे। वैसे तो अपने को हमारे घरों में भी मंदिर है जी,
लेकिन वैष्णो देवी की बात तो वैष्णो देवी की बात ही है ना, वही बात है। नहीं, आज के टाइम में नृत्य को अक्सर एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता जी। है। आपकी नजर में स्पेशली जो भारतीय क्लासिकल डांस है उसका असली महत्व क्या है? कैसे ये धर्म और संस्कृति से बहुत इन डेप्थ जुड़ा हुआ है? ये देखिए, ये एक तो ऐसे जुड़ा हुआ है क्योंकि ये क्लास है, ओके। और ये क्लास ऑडियंस के लिए है। मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया में वर्ल्ड मैं बहुत सारी जगहों पे इंटरनेशनली भी जी। मैंने परफॉर्म किया है, और वहाँ पे लोगों की सिर्फ स्किन का कलर अलग हो सकता है, मगर मन जो है वो एकदम वहीं आता है। और वो लोग भी इस चीज को ऐसा समझते हैं ना कि एकदम मतलब वो तो धर्म, मतलब हमारे धर्म संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, मगर वो पहचानते हैं कि ये कृष्ण है या ये शिव है। तो वो ये सब जानते हैं, एकदम पहचान जाते हैं, एकदम से वो जान जाएंगे। तो ये बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आर्ट फॉर्म है। आपको पता है, जब हम घुंघरू, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको बांधने से पहले भी उसकी पूजा करते हैं। घुंघरुओं की बाकायदा गुरु पूजा होती है, और हमारे हाथ में, मेरे हाथ में देखिए, गंडा बंधन कहते हैं इसको। और ये गुरु बांधते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम शागिर्दी एक्सेप्ट करते हैं, तभी जाकर ये शिक्षा वहाँ शुरू होती है। तो ये वो भी ईश्वर के सामने ही होता है। और ये इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है, कथा कहे सो कथक कहावे, इसका कथक डांस फॉर्म का मीनिंग है। और ये कथाएं किसकी है? ये कथाएं ईश्वर की कथाएं, ये सारी स्पिरिचुअल कथाएं हैं जो हम कह रहे हैं। मैंने बताया आपको कि हम एंट्री जो करते हैं अक्सर कथक परफॉर्मेंसेस में, जब हम स्टेज पे, मंच पे आते हैं, तो किसी वंदना से आते हैं, किसी स्तुति से आते हैं, वो किसी भी ईश्वर की हो सकती है। हम गुरु को प्रणाम करके आते हैं। और ये डांस फॉर्म पूरा ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आप देखिए, आप एक बात बताइए, मैं सिर्फ मूवमेंट कर दूं तो शिव नहीं होंगे। जब तक मैं शिव को समझ नहीं सकता, मैं ये ऐसे मूवमेंट कर दूं तो ये राम नहीं दिखेंगे। जब तक कि मैं राम जी को समझूंगा नहीं, श्री राम को समझूंगा नहीं, या कृष्ण को समझूंगा नहीं, तो ये पूरा कनेक्शन वहां तक जाता है। और ये डिसिप्लिन वे में जाता है। मैंने आपसे कहा ना, ये साधना है, एक बार में आ ही नहीं सकता, बहुत बार प्रैक्टिस करके ये आता है। और जब ये आता है ना, तो आपके गूज़बम्स आते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है आपको, एक सेकंड में आपको पता ये। और 10 बार आएगा भी नहीं, एक बार आएगा वो। और बहुत, मतलब बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्म जिसको कहते हैं ना, बहुत सोच समझ करके आपको इसको परफॉर्म करना पड़ता है। ये नहीं कि कहीं पे भी हाथ कर दिया, कहीं पे भी पैर कर दिया, कहीं पे भी धा लगा दी, ता लगा दी, तो आप ताल में आ गए या नाच लिया, ऐसा नहीं होता है। संजीत जी, कोर एसेंस को समझना चाहता हूँ। आपने बोला कि ऐसे ही कुछ नहीं हो जी। कैसे होता है? वो कोर एसेंस आता कहाँ से है? वो एनर्जी हाँ, कहाँ से फ्लो करती है? देखिए, वो एनर्जी तो बनती जाती है। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, आप मतलब आपने सुना होगा कि डांसर जो है ना, वो उसके बाल भी, जब वो स्टेज पे होता है तो बाल भी नाचते हैं। तो क्यों, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, ये जो डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है ये, इसको एक कर देता है ये। जब हम पहली ताल लगाते हैं डांस में, तो हम एक तत्कार करते हैं। तत्कार एक मूवमेंट होता है जिसमें राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट के साथ हमारे हैंड मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना, फिर इसी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ दूसरे मूवमेंट की प्रैक्टिस करना। तो ये इसके इतने जबरदस्त कोर एसेंस हैं। या जब हम एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए, एक्सप्रेशंस ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ चेहरे से नहीं है, बॉडी में भी है, चाल में भी है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भाव को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके ये एक लाइफस्टाइल है, ये जीनी पड़ती है आपको, तब ही जा करके आप एक कथक डांसर बन जाते हैं।
और इसके अंदर ना आपको सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि इंसान को खुद के साथ रहने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब ये आजकल की भीड़ के हिसाब जैसा नहीं है। जैसे हम बोर हुए, फोन उठाया, इंस्टाग्राम चलाया, 20 मिनट देखा, ऐसा है ही नहीं। ताल लग गई, तिहाई बनना शुरू हो गई। हम ट्रैवल भी करते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग में भी माइंड जो है कहीं चल रहा है। ये इसके एसेंस है, जो आपसे दूर होते ही नहीं है, आपके साथ ही रहते हैं। मतलब कहीं भी जा रहे हैं आप, अभी फोन नहीं है कुछ नहीं है तो भी मेरे हाथ चलते रहेंगे। और ये इतना स्ट्रांग हो जाता है वक्त के साथ साथ कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो भी मैं अगर इधर बैठ के चाहूंगा तो एक तिहाई बना लूंगा। मुझे जाकिर हुसैन जी की एक परफॉर्मेंस याद आ गई जहाँ पे वो पशुओं की चाल को जी 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 उन्होंने तबले के धुन के जरिए, हाँ ताल हाँ के जरिए हाँ डिपिक्ट करके बताया कि हाँ घोड़े की चाल जो है, बिल्कुल, हाथी की चाल जो है, हाँ वो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज साउंड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद म्यूजिक। म्यूजिक चाहे वो सन्नाटा ही क्यों ना हो, बिल्कुल उसमें भी एक सुरसुराहट सुर होती है। डेफिनेटली है। है ना? हमारे यहाँ कहते हैं कि तानपुरा हम्म जो एक स्वर को एक मेंटेन करता है, उसमें भी लय है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उस्ताद जी जाकिर हुसैन जी बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही मतलब ऐसा नाम है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने, एक तो तबले से रुझान, बहुत तबले का ही उन्होंने बहुत ज्यादा नाम जो है बहुत बड़े लेवल पे ले गए। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया है और उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, जिसमें से मैं खुद एक हूँ। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने तबले में एक्सप्रेशन पैदा कर दिए, बता दिए कि आप कह रहे हैं कि घोड़े की चाल दिख रही है, जबकि मैं घोड़ा चल नहीं रहा है, घोड़ा सामने नहीं है, मगर वो चाल से आपके सामने है। तो नृत्य में तो आपके पास वो सारे एक्सप्रेशन है जिससे वो विजुअल है। वो सारी चीजें जो साउंड में दिखेगी नहीं मगर दिखेगी, लेकिन नृत्य में वो हकीकत में दिखेगी आपको। और इसमें भी मैं आपको एक खूबसूरती, एक बात बताऊं कि हाथ में कोई बांसुरी नहीं है मगर मैं बजाऊं, मतलब ये मूवमेंट में ही बांसुरी आपको नजर आएगी। ये ऐसा डांस फॉर्म है जिसके अंदर आपको किसी प्रॉप्स की जरूरत नहीं है। जैसे आम तौर पे जिस डांस फॉर्म्स को अगर हम देखते हैं तो अगर उनको कोई एक्ट दिखाना या कुछ ऐसी चीज दिखाना तो वो पर्टिकुलरली उस चीज को अपने पास रख ही लेंगे। प्रॉप्स जिसकी हम बात करते हैं तो प्रॉप्स सामने होंगे, लेकिन ये तो कथक में तो ऐसा होगा ही नहीं। प्रॉप्स के बिगैर ही आपको पूरी कथा दिख जाएगी। अगर हम कथक या किसी अन्य डांस फॉर्म की बात करते हैं जी, तो इन सभी डांस फॉर्म्स का एक इतिहास है। उसके इतिहास को देखें तो पहले के समय में जी, इन डांस फॉर्म्स का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से होता था, चाहे वो राज दरबार में हो, मंदिर में हो या लोक संगीत के रूप में हो। आज के समय में ये चीजें ना काफी हद तक बदलती जा रही हैं। आपके हिसाब से कथक का इस्तेमाल पास्ट टाइम्स में एग्जैक्टली राज दरबारों में, मंदिरों में या लोक संगीत में ही क्यों किया जाता था? देखिए कि बहुत गहरी बात है ये, मगर मैं ये कहूँगा आपको इसके बारे में कि मंदिरों में जब ये डांस फॉर्म था, उसके बाद ये राज दरबारों में भी गया। ये इस डांस ने बहुत एवोल्यूशन देखे हैं। ठीक है, मंदिर में जब था तो एक प्रांगण में भी था, तब भी ये वहाँ कनेक्टेड था जहाँ उसको होना था। दरबारों में गया तब भी ये उसी एसेंस में था, वहीं कनेक्ट हुआ जहाँ होना था। आज उससे आगे बहुत बड़े मंच पे भी आ गया है। अभी रिसेंटली मैं परफॉर्म किया दिल्ली में और आप यकीन करें सुबह के 9 बजे 4000 लोग देखने आए थे।
तो मंच चाहे बड़े हो रहे हैं और दुनिया के बहुत आज आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला, वन ऑफ द सबसे ज्यादा सुने जाने वाला, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला आर्ट फॉर्म्स जो है वो इंडिया की ही आर्ट फॉर्म्स है, इंडिया का ही कल्चर है जो वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल पे प्रभावित कर रहा है। सब उसकी ओर एकदम खींचे चले जा रहे हैं। और पहले के जो लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा इस आर्ट फॉर्म को एक तरीके से सीखते थे ज्यादा अच्छे से। अभी सीखते थे इन द सेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम। पहले वक्त बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए जब वो सीखते थे, वो जानते थे, तो उनके पास वक्त काफी था। अभी वक्त जो है कम हो गया है। तो इस तरीके से आर्ट फॉर्म्स जो हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, मगर आर्ट फॉर्म्स आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो तब थे, और आई एम श्योर कि ये आगे भी सुरक्षित चलेंगे। अभी हमने एक चीज डिस्कस करी, मुझे सच बताना अपने एक्सपीरियंस से, कहीं ना कहीं कथक एज अ डांस फॉर्म समय के साथ साथ इसका एसेंस और इसका जो प्रैक्टिस है वो कम नहीं होती जा रही। मैं आपको एकदम सच बता रहा हूं कि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां म्यूजिक, डांस, वर्शिप है, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे गुरुजी ने, पिताजी ने रियाज स्किप किया हो, कभी, आज तक की डेट में। और मेरी भी यही कोशिश है कि वो कभी मिस ना हो, क्योंकि अगर वो पैर लगता नहीं है ना, वो रियाज नहीं होता, तो हमें बेचैनी रहती है पूरे दिन बेचैनी रहती है, मगर नींद नहीं आती है हम लोगों को। मतलब रियाज कैसे नहीं हुआ, बीमार भी है ना तो भी रियाज करना है। कुछ भी चीजें मैं अपने क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, कोई भी चीज ऐसी कम नहीं हुई, बल्कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि हमने जनरेशन वाइज उसको चलते हुए देखा है। और टेंशन ये पहले जरा टेंशन ये होती थी ना कि कैसे होगा, क्या होगा। वक्त के साथ साथ गुरुजनों ने इतना ज्यादा इस आर्ट फॉर्म को, इतना ज्यादा इसको पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया है कि अभी आप किसी भी जगह जाए, आप कथक बोलेंगे तो शायद मैं अभी कोई इंडिया वर्ल्ड का कोई दूसरा डांस फॉर्म का नाम इधर लेंगे तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर कथक का नाम आप दुनिया के किसी भी कोने में लेंगे तो पहचान लेंगे। तो वो कथक बहुत ज्यादा फैला है दुनिया में, बहुत ज्यादा। लेकिन आज की जनरेशन्स को इसको जो है, जितना भी समय उनके पास होता है उसमें उसको सीखना जरूर चाहिए। नहीं, बट कहीं ना कहीं आप तो एक रेगुलर प्रैक्टिशनर है, आप रोज उसको रियाज करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं। बट आज से 10-15 साल पहले मैंने खुद देखा है कि लोग कथक एज एन आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए बहुत इच्छुक थे। बट आज के समय में इन 2025 द नंबर्स आर गोइंग डाउन। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्यों लोग नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कथक सीखे, मेरा बच्चा एक क्लासिकल डांस फॉर्म सीखने जाए, प्रैक्टिस करे और उस डिसिप्लिन के अंदर आए? देखिए, मैं आपको वापस उस सच्चाई की तरफ ले जाता हूं। एक्चुअली क्या हो गया है कि जो टीवी चैनल्स है ना, जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी चीज का, ठीक है। तो वो टीवी चैनल्स में जिस तरीके से कथक को दिखाया जाता है, दैट इज नॉट द रियल कथक। रियल कथक इज समथिंग एल्स। और देखिए क्या होता है ना
कि रीच में तो आप बहुत नंबर्स को अचीव कर लेते हैं, मगर क्वालिटी में अचीव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टीवी में जिस तरीके का कथक दिखाया जाता है वो हर जगह, जैसे आप देखिए पहले के टाइम पे दूरदर्शन पे जब सुबह सुबह कथक परफॉर्मेंसेस दिखाते थे, दैट वाज यूज्ड टू बी द एक्चुअल कथक परफॉर्मेंसेस जैसी मंच पे होती है। मगर आज जैसे 3-4 मिनट में दिखा दिया जाता है, वैसा कथक का पहली बात है कभी ऐसा इतिहास रहा भी नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि कथक ऐसा है भी नहीं। पहली चीज, कथक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो 3 से 4 मिनट में हो ही नहीं सकता, और जल्दबाजी 3 से 4 मिनट की करने की आपको कथक नहीं करवा सकती है। देखिए ये मूवमेंट ऐसा हाथ जाकर के आ रहा है, इसका मतलब ये कथक थोड़ी हो गया। तो टीवी जो है उसका ये जो एसेंस रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा है। मगर मैं आपको बताऊं, हर 6 महीने में लोग आज भी सीखना चाहते हैं, लोग आज भी जुड़ना चाहते हैं, मगर वो टीवी को देख के वो थोड़े से भटके हुए से आते हैं। जब वो आ जाते हैं और जब उनको सही दिशा मिल जाती है, तब वो सीखना शुरू कर देते हैं उस लाइन में। सो आई थिंक कि दीज ऑल थिंग्स, मतलब इन चीजों पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। एक्चुअल कथक को अगर पोर्ट्रे करेंगे तो पूरी कथक आपके साथ चल पड़ेगी। आपके ग्रैंडफादर जी ने इस आर्ट फॉर्म को, इस क्लासिकल प्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए इस समाज को बहुत कुछ दिया है। जी, कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो लोगों ने कथक एज अ डांस फॉर्म, एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अरे कथक मत सिखाओ, कुछ और सिखा लो, ये तो वो मुजरा है, ये तो गलत शब्दों का भी इस्तेमाल होता है कि ये जो तवायफ होते हैं, जो वैश्याएं होती हैं, उस तरीके का एक रिलेशन बन गया है, एक कहीं ना कहीं उसको जोड़ा जाता है उस चीज से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कथक वो डांस फॉर्म है जो खड़ा होकर के नाचा जाता है, जो बैठकर नाचा जाए वो कथक नहीं। ये आप देख लीजिए, जो भी कोई बैठकर नाच रहा है वो कथक नहीं नाच रहा, क्योंकि कथक तो खड़ा होकर ही नाचा जाएगा। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये सारी जो जगहें हैं, इन जगहों पे आपको पता है हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है जी। अगर आप इस जगह का हारमोनियम सुनेंगे ना, तो आप मतलब आप ऐसा सर पकड़ लेंगे कि कमाल का म्यूजिक है, मतलब ऐसा जबरदस्त म्यूजिक कहाँ था, इस लेवल पे उनका म्यूजिक होता है। सो मेरा कहना ये है कि जगहों से कथक नहीं है, कथक बहुत अलग चीज है। उनको जगहों पे डाल करके आप उस जगह का बता देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि कथक जो है वो अपनी आप मुझे बताइए कि मंच पे भी तो कथक है ना, वहां क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वहां दिखाना चाहिए ना, या और अच्छी जगहों पे या दूसरी और भी खास जगहों पे उन जैसे होता रहता है। आपको पता महफिल, जी। महफिल एक शब्द है, महफिल का गाना बजाना। महफिल इतनी खूबसूरत चीज होती है कि वहां पे जब म्यूजिक होता है तो डांस होता है, तो पहली बात है स्पेशल इनवाइटीज होते हैं और फॉर द क्लास, एंड उसके बाद द रूल इज दैट यू हैव टू वेयर अ सेम कलर ऑफ क्लोथ, सारे व्हाइट में होंगे और बहुत अच्छा इंटेंस म्यूजिक का माहौल होगा और बहुत लोग आपके करीब होंगे, बहुत ज्यादा करीब होंगे, बहुत वो आपसे चल के कोई भी फरमाइश कर सकते हैं कि एक बार और, या आप रुक के उनको एक्सप्लेन करें, तो उस तरीके की बातचीत, ये सारा भी डांस फॉर्म महफिल का हिस्सा भी रहा है कथक। मगर ये जिस जगह पे जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है बिल्कुल भी, और ये बैठकर नाचने वाला आर्ट फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके हिसाब से कथक ऐसा डांस फॉर्म जी को गलत रूप में दिखाने के लिए या बदनाम करने के पीछे क्या रीजन है? क्या
क्या माइंडसेट हो सकता है इसके पीछे कि इस तरीके से कथक एज अ डांस फॉर्म को दिखाया जा रहा है कि लोग इस क्लासिकल डांस फॉर्म से दूर भागना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तो बनाने वालों को पूछा जाना चाहिए ये सवाल, और ये सबको पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं क्या सोच के बना रहे, मगर ऐसा है नहीं। देर आर मतलब ऐसा है कि जो ये लोग ये जो बना रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये तो उनकी थॉट है, लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि कोई कितना भी इसकी, जैसे अविरल होते ना, अविरल जो बहता है, जो बहता चला जाएगा वो पानी हमेशा साफ होगा। कथक वो पानी की तरह है, वो बहता है और आगे चला आ रहा है ना, चला आ रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। जो गंदगी है, जो भी इस तरीके की चीजें हैं, वो किनारे हो जाएंगी अपने आप। तो कितना भी कोई कर ले, वो अपने आप वक्त के साथ साफ होकर के साइड हो जाएगा। Wow. Kathak is often described as storytelling through dance. And it is more than a technique, ऐसा कहते हैं, right? ये फीलिंग्स जो हैं ये स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कैसे होती हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी कथक में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम वंदना नाचते हैं, ठीक है, शिव वंदना नाचते हैं, तो उसमें हम शिव का वंदन करते हैं। तो टेक्निक के हिसाब से तो मूवमेंट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि शिव वंदना है, मगर आपके एक्सप्रेशन, भाव जो है, देखिए भाव ऐसी चीज है जो ये इसको भाव नहीं कहते हैं, जो आपके मन में है ना उसको भाव कहते हैं। यहां तो अभिनय है, भाव यहां है मन में आपके। तो ये इस तरीके से है। और जो पूरे डांस फॉर्म में और भी ऐसी चीजें आती है, जैसे हम हमारे इसमें कवित होती है, कवित, ठीक है। कवित क्या होता है? कवित जो जैसे कविताएं होती है ना, तो वो शब्द से होती है। तो यहाँ पे भी कथक में लिटरेचर, जो कथक का लिटरेचर है, उसको हम कवित कहते हैं। और ये जैसे कृष्ण कवित है, कृष्ण जी के बारे में बताएगा, ठीक है, तो उनकी कोई लीला बताएगा, जैसे माखन चोरी की लीला बताएगा। तो कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन, जब हिरत फिरत घर देख लियो। अब ये टेक्निकल चल रहा है, ताल में चल रहा है, ये बंधा हुआ, और शब्द है, कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन, घर हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो। दद की मटकी झटकी पटकी और दूध को पीर बिखेर दियो। पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए। और कृष्ण कह रहे दधी खाए गए, मैं कृष्ण कह रहे कि इन्होंने खाई है, मैंने तो नहीं खाई है। और फिर जिन्होंने लिखी है, देख नारायण ताल बजावत नाचन लागत, किट थई तथई तथई तकिट थई तथई तथई तकिट तथई तथा। तो ये लिटरेचर है, तो इसको कवित कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि वो कनेक्ट किया, कथा है ना, ये कनेक्ट किया। फिर हमारे यहाँ पे गत भाव होते हैं, दो तरीके की चीज होती है, एक होता है गत भाव, एक होता है गत निकास। गत भाव में देखिए, यहाँ शब्द थे, वंदनाओं में भी शब्द होते हैं, लेकिन गत भाव के अंदर शब्द हट जाएंगे और सिर्फ विदाउट एनी शब्द पूरी स्टोरी आपके सामने। एक डांसर, इकलौता डांसर, कोई राधा नहीं है ना कृष्ण है, कोई नहीं है, एक अकेला डांसर। एक पलटा लेगा कृष्ण भी बनेंगे, एक पलटा लेंगे राधा भी बनेगी, और आपको दिखेगा सखियां भी है, और वो पानी भरने भी जा रही हैं, और वो मटकी भी फोड़ दी। तो सारी चीजें आपको दिखेगी, मगर कोई शब्द ही नहीं होगा। द्रौपदी चीरहरण है, कोई शब्द नहीं होगा, मगर आपको साफ दिखेगा। ये गत भाव है। तो ये भी कथा है, वो भी एक कथा थी। अगर शब्द नहीं होते तो फिर उसको उसका डिपिक्शन कैसे होता है? थोड़ा सा देखिए,
मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि यही खासियत है आर्ट फॉर्म्स की, इसीलिए तो क्लासिक आर्ट फॉर्म्स जो है आपको वहां ले जाते हैं। तो कोई शब्द नहीं है मगर फिर भी आपको दिखेगा कि कोई बात, कोई कहानी कही जा रही, जैसे पासे है, अब वो एक जन पासे खेल रहा, कोई शब्द नहीं, अब वो तो देख लिया कि अब ये तो गलत है, वहीं वो उनको पता है दूसरों को हम तो जीतेंगे, तो कॉन्फिडेंस ही अलग है। तो यहाँ से दिखेगा कोई शब्द नहीं है, कॉन्फिडेंस ही अलग है। It's all about depiction, Yes. how it is depicted as it is Absolutely. shown. एज इट इज शोन। और ये एक डांसर है, ये पलटा लेकर, मैं इधर बैठा हूँ ना, पलटा इज अ मूवमेंट ऑफ डांस, जिसमें वो एक रिस्ट से ऐसे करके घूमेंगे और घूम करके उस जगह आ जाएंगे, और वहां से स्टोरी बदल जाएगी वहां, और यहाँ से स्टोरी बदल जाएगी इधर। तो इसमें शब्द भी नहीं है, और ये है। और हमारे यहाँ पे, ये तो मैंने बात की यहाँ भाव ही दिख रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें, जयपुर घराने में तो खास तौर पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नाची जाती हैं, जिसमें प्रॉपरली आपको जो है पूरा कथा दिखेगी। जब हम कथा की बात कर रहे हैं तो जी अभी आपने कृष्ण जी के बारे में बोला जी। right? कहीं ना कहीं जब हम नृत्य की बात करते हैं तो मन में नटराज का रूप हाँ प्रकट होता है, बिल्कुल। और शिव जी का जो तांडव है हाँ वो नृत्य का सबसे ज्यादा पवित्र स्वरूप माना जाता है। बिल्कुल। आपके अनुभव में जी जो नटराज रूप है उसका क्या अर्थ है, और उसके जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं? देखिए नटराज जो है, हाँ। शिव जो है, वो नृत्य के भी देव माने गए। तो ये सोचिए कि जब वो डांस किया तो वो इतना खूबसूरत था, जैसा बोलते हैं ना नटराज में तांडव में तांडव इज व्हाट ही डिड, बट जो पोज था दैट वाज द नटराज पोज। ठीक है, व्हाट ही डिड वाज तांडव बट द पोज वाज नटराज पोज। ठीक है, तो देखिए जब हम ग्रेस की बात करते हैं ना, तो जब आप बहुत फास्ट डांस करने लगते हैं, या आप जब बहुत एनर्जी में होते हैं, जब आप अल्टीमेट एनर्जी में होते हैं और आप मतलब इम्पॉसिबल डांस करना शुरू कर देते हैं, इम्पॉसिबल यानी कि अगर आप अपने नॉर्मल सेंस में आए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए तो आपको डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिस करके आप कहीं और ही होंगे तो ही आप नाच सकते हैं। तो वो जो मूवमेंट है वो इतना खूबसूरत है कि वो पावरफुल होने के साथ साथ ब्यूटी को भी दिखाता है, दर्शाता है। तो जिस नटराज पोज की हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो बहुत खूबसूरत पोज है, क्योंकि वो आप सोचिए कोई इतनी एनर्जी में है, कोई बहुत तांडव जब किया था तो गुस्से में है, मगर वो पोज में आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं। आपने कभी उस पोज में ऐसा देखा कि शिव इस वक्त गुस्से में थे या कुछ ऐसा था? कभी नहीं दिखेगा। दैट इज व्हाट डांस इज अबाउट। दैट पोज इज अ सिंबल ऑफ डांस। तो जब वो पोज है तो उसमें पूरा एक एक मूवमेंट बहुत क्लियर है। यहाँ तो मैं बैठा हूँ तो मैं बता नहीं सकता, मगर वो इस तरीके से यहाँ हाथ ऐसा है और वो सामने इस तरीके से है, तो वो जो आंखें बोलती हैं उनकी, बहुत कुछ ऐसा है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस पोज में बहुत एनर्जी है। आप इस पोज को ये ढीला होकर के नहीं लगा सकते, जैसे ये हाथ ऐसे नीचे कोनी या हाथ ऐसा या ऐसा, ये सेम पोज है, ऐसा नहीं होगा। तो जो पोज है वो आपको पता है ना, पूरी एनर्जी है, चक्रज है, एनर्जी है हमारी पूरी बॉडी में। तो वो एनर्जी एक लाइन होनी चाहिए, तो पूरी एक स्ट्रेट बॉडी होती है, पैर पूरा लिफ्ट होता है, एकदम डांस के एंगल्स दिखेंगे आपको उसमें। इसीलिए वो नटराज का पोज जो है सबसे पवित्र माना जाता है।
जो गंगानी फैमिली है, जी। मैं पढ़ रहा था, आपकी फैमिली is amongst the biggest families of Kathak dancers and percussionists in the country. जब भी कथक डांसर्स का नाम लिया जाता है और उनके बारे में बात करी जाती है, स्पेशली अबाउट कथक, आई एम सेइंग वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार से वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड जरूर होते हैं. यू नो, कैरिंग सच अ ग्रेट लेगेसी, कैसा महसूस होता है? कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाते हो आप? कैसे उस एसेंस को, उस परंपरा को, जी, उस घराने की परंपरा को जीवित रख पाते हो आप? सबसे पहले तो ये बहुत प्रिविलेज की बात है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ संगीत की और डांस की इतनी ज़्यादा जो पूजा है की गई है, और मैंने डांस को करना नहीं, जीना सीखा है. डांस सिर्फ करने वाली बात नहीं है, तो जीने की एक लाइफस्टाइल की बात है ये. और बहुत ही खुशनसीबी मानता हूँ मैं अपनी कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ कथक को इतना आगे ले जाया गया है और इसकी सुरक्षा की है, हमारे कल्चर की सुरक्षा की है, जो बहुत ज़रूरी है. और ऐसा होता है ना, जैसे कि आप को मतलब एक जो रियल कथक है, शुद्ध कथक, वो शुद्धता जब आपको पता हो तो आपके इरादे बहुत मजबूत होते हैं, आप बहुत स्ट्रांग होते हैं अपनी उसको शाखा को लेकर के. आप मजबूत पेड़ की तरह हो जाते हैं आप, कि आपको कोई हिला नहीं सकता और आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे कितनी तेज हवा आए, आप मजबूत होके खड़े रहेंगे. तो दैट इज़ माई फीलिंग इज़ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये शुद्धता, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज ऐसे इस तरीके से ही आगे बढ़ता रहे. आप जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं. जी. इंडिया में और भी घराने हैं. हाँ. जब हम बात करते हैं, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है. जयपुर घराने की ऐसी क्या खासियत है जो अपने आप को बाकी घरानों से अलग प्रस्तुत करता है? देखिए, जयपुर की जो खासियत है, वो सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि उसकी तेज़ी, डांस में स्पीड, मूवमेंट में स्पीड, फुटवर्क में स्पीड. अभी मैं एक जगह नाचा था, तो आपको मैं बताऊं, वो उन्होंने, किसी ने मुझे कहा कि बहुत हाई प्रोफाइल थे, उन्होंने कहा कि अ मैन विद फ्लाइंग फीट. तो वो फ्लाइंग फीट जो उन्होंने कहा, वो मैं फुटवर्क ही किया उनके आगे. उसको देख के उनको लगा कि ये इतना तेज पैर कर रहे हैं कि ये अभी फ्लाई करेंगे. तो ये तेजी तैयारी इसकी बहुत खासियत है, प्लस इसके चक्कर. तो चक्कर कथक का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. और अगर आप आम तरीके से देखें तो कथक मतलब मूवमेंट दिखते तो लोगों को लगता है कथक है, या चक्कर दिख गए तो उनको लगता है कथक हुआ, या पैर चल रहे थे तो कथक हुआ. तो ये जो तीनों सारी चीजें हैं, ये जयपुर की ही खासियत है. तो जो तेजी मूवमेंट में है, जो शार्पनेस मूवमेंट में चाहिए, जो डांस में एक शार्पनेस होती है ना, वो शार्पनेस प्लस फुटवर्क में जो तेजी है, प्लस चक्कर, और हर एक वो चीज जो, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम वंदनाएं करते हैं, सारी चीज़ें भाव करते हैं, हम मीरा भजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सब खासियत में ही आती है. मगर ये 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे टॉप पे हैं. ये चीज़ें जयपुर की एकदम खास हैं. और कमाल बात पता क्या है, जब आप बहुत तेज चलने भी लगते हैं तो आपकी रिदम, हार्ट की रिदम्स जो है वो धक 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 द्रुत लय में आ जाती है एकदम, और आपको सांस लेना होता है. इतना तेज नाचने के बाद भी हम परन नाचते. परन उसको कहते हैं जो
पखावज पे बजती है। और Okay. पखावज जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट है। वो इकलौता इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हाथी के कान में भी दर्द कर सकता है। ओके। तो वो उस पे बजी जाने वाली धुन का घुंघरू बांध के नाचना है, तो आप एनर्जी सोच लीजिए। तो वो एनर्जी में नाचने के बावजूद भी वो अगली पढ़ंत ऐसे करेंगे जैसे कुछ किया ही नहीं अभी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जो जयपुर घराने की, वो ये 3 बातें हैं। एज यू आर एन एक्सपर्ट, Yes. मेरे को थोड़ा सा एग्जाम्पल फॉर्म में बताओगे कि जयपुर घराने का फॉर्म, बनारस घराने का फॉर्म हाँ और लखनवी घराने का जो फॉर्म है जी उसकी जो लय है जी। वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर हम जनरली बात करें तो? लय तो देखिए 3 प्रकार की है। तो लय में तो कोई डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती, बट उस क्योंकि फ्लो को लय कैसे is हम a डिफरेंशिएट time. करेंगे? लय, हाँ, तो फ्लो जो है वो मैं आपको बताऊं कि देखिए सबका अपना अंदाज होता है, और अंदाज दुनिया को पसंद आता है ना। आपको किसी को कुर्ता पसंद है, किसी को शर्ट पसंद है, तो अंदाज है। तो ये अंदाज जो है वो पसंद आता है। तो जयपुर का अंदाज मैंने आपको बताया, आपसे शेयर किया। वैसे ही लखनऊ का अंदाज जो है वो मूवमेंट जो है उसमें जो मूवमेंट में जो नज़ाकत है, जो ग्रेस है, जो वो टर्निंग जो उनका है अंदाज, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और इवन जिस प्रकार से वो ठुमरी नाचते हैं वो भी बहुत खूबसूरत वे है। और बहुत सारी पंडित बिरजू महाराज जी जो कथक के बहुत ही ज़्यादा इज्जत से लिया जाने वाला नाम है कथक के जगत में सबसे ज़्यादा। तो अगर आप उनको देखें तो उन्होंने जिस प्रकार कथक को आगे बढ़ाया, तो उनके उनका जो अंदाज है, जिस प्रकार से उन्होंने तिहाइयों में एक्सप्रेशन डाल दिए, तो आपको लगेगा कि जैसे वो कुछ तिहाइयाँ उन्होंने इतनी खूबसूरत बनाई हैं, जैसे आपको लगेगा कि शेर चल रहा है, हिरन चल रहा है, या गाय चल रही है। तो वो इस तरीके से एक्सप्रेशन तबले के बोलों, मतलब तिहाई के बोलों में, और ये एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है लखनऊ की खासियत रही हैं। और भी बहुत कुछ है। और इसी के साथ साथ बनारस आ जाए तो बहुत दिग्गज नाम हुए हैं यहाँ पे भी। और क्वीन सितारा देवी जी जो हैं वो इसी घराने से हैं। तो आप देखिए कि इस घराने में भी बहुत ही, इस घराने में तेज़ी भी है, तैयारी भी है, प्लस बहुत अंदाज और वो भी है, मूवमेंट, अंदाज का जो मूवमेंट है, ये दोनों का थोड़ा थोड़ा जो है वो मिल करके इस घराने में है। गोपी कृष्णा जी, पंडित गोपी कृष्णा जी जो हैं वो इसी घराने से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने झनक झनक पायल बाजे, एक बहुत पहले डांस की मूवी आई थी, तो उसमें उन्होंने ही डांस किया था। और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या डांस, मतलब ऐसा डांस जो आपकी आंखों से जा ही नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डांस। कहीं ना कहीं क्लासिकल डांस को जब लोग देखते हैं ना, इट इज ऑफन सीन एज मोर फॉर विमेन, बट डिस्पाइट दीज स्टीरियोटाइप्स, कहीं ना कहीं यू रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन कथक। कभी ऐसा लगा है कि जजमेंट फेस करा हो, कहीं पे सेल्फ डाउट फेस करा हो, यंगर डेज में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि यार नहीं यार छोड़ देते हैं, लोग तो कुछ बोलते हैं, लोग तो बहुत गलत बातें बोलते हैं, और इस तरीके से कभी ऐसा महसूस हुआ है? देखिए, मैं ऐसे ऐसे घर से आता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा मेल डांसर्स आए हैं। जहाँ से मेरे घर में बहुत ज्यादा मेल डांसर्स को ट्रेन किया गया है, और मेरे गुरुजी ने और मेरे दादा गुरुजी ने, पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी ने, उन्होंने बहुत स्पेशली बहुत ज़्यादा मेल डांसर्स को, वो जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स हैं जो डांस कर रहे हैं आज के टाइम पे। और उसके तहत मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया है कि कोई नेगेटिव कमेंट जो आ रहा है वो डांस को लेकर आ रहा है। और ये तो बात कहने की है ही नहीं। आप देखिए कि तांडव जिसकी हम बात कर रहे थे, शिव
की अगर हम बात कर रहे थे, तो उनका ग्रेस है ना, तो माँ पार्वती जी का भी तो ग्रेस है। लास्य कहते हैं उसको हमारे डांस फॉर्म्स में। तो तांडव और लास्य 2 ग्रेस हैं। तो ये दोनों ग्रेस की जरूरत है। आर्ट फॉर्म्स डजंट डिफाइंड बाय मेल और फीमेल का, ये जो जेंडर का जो चीज है उससे नहीं है। ये एक कला है, जिसने जितना अच्छा किया उसकी है ये। बिरजू महाराज जी का, अगर पंडित बिरजू महाराज जी का अगर आप भाव देखें, तो आप मतलब कोई भी फीमेल डांसर ऐसा भाव नहीं कर सकती जैसा उन्होंने किया है। आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, देयर आइकॉनिक डांसर्स, और उनके सफर और उनके नृत्य में जो डिवोशन था जी, वो डिवोशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। डेफिनेटली। आप उनसे कैसे रिलेट करते हो? आप उनसे, उनके फ्लो, उनके फॉर्म से आपने क्या सीखा, और उनके स्ट्रगल्स जो रहे लाइफ में, जी, उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया? देखिए कि उनको अपने कला से, अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा। वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, और मतलब उनको शिमला जाने की जरूरत नहीं है, उनका काम ही उनका सुकून है। वाओ। इस एक एस्पेक्ट पे तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मतलब अपनी तरफ प्रभावित किया। और कमाल बात आप देखें कि अभी मेरे गुरुजी, अभी 2 दिन पहले बता रहा हूँ आपको, यूएसए से परफॉर्म करके इंडिया आए। तो वो इंडिया लैंड करते ही अगले 5 घंटों में वो दोबारा यूरोप के लिए फ्लाई कर गए। तो ये ना थकने वाली चीज जो है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कि मतलब एक तो कि आप अपने काम से इतना प्यार करें और आपको पता ही नहीं नींद क्या है, आपको पता ही नहीं है कि सोना क्या होता है, आपको पता ही नहीं आराम क्या चीज है, सब कुछ आपका काम ही है। ये एक चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से वो मतलब इस चीज को अपना लूं, और मौका दूं कि वो नाराज, मतलब वो देखे तो वो भी खुश हो। यू शुड ऑल्सो फील प्राउड कि नाउ द जनरेशन इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग, कि वो भी अपने काम से इतना प्यार करते हैं और इस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं हो तो आप भी इंसान ही, हाँ। राइट? कलाकार हो मगर हो जी। तो इंसान हो। कभी कभी क्या होता है, इंसान की लाइफ में परेशानियां होती हैं, हर इंसान की लाइफ में परेशानियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कलाकार की जिंदगी में परेशानियां ना हो, या किसी और इंसान की लाइफ में परेशानियां ना हो। बट ये देखा जाता है कि जब कलाकार स्टेज पे जाता है जी, तो सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन। कोई मायूसी नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। वो एनर्जी कहां से आती है जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं? वो, इज इट शेयर पैशन, और कैन दैट बी रिलेटेड टू डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी? पैशन के साथ साथ डिवोशन टुवर्ड्स द आर्ट फॉर्म। एंड इफ यू आर डिवोटेड टुवर्ड्स योर आर्ट फॉर्म, यू आर योरसेल्फ अ स्पिरिचुअल पर्सन। मतलब आपको बैठ के आंख बंद करके ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने काम में हैं और अगर आप उसकी तरफ डिवोटेड है, आप स्पिरिचुअल हैं। और बहुत सारी परेशानियां आती है, मगर आपको मैं सच बताऊं, मैं एक जगह नाच रहा था और मुझे बैक पेन था, और वो मतलब इतना ज्यादा था कि मैं परफॉर्मेंस से पहले चल भी नहीं पा रहा था। इतना इतना भयंकर पेन था। ठीक है। तो मगर मैंने घुंघरू बांधे, मतलब बैठा नहीं जा रहा था, तो बहुत हिम्मत करके मैंने घुंघरू ऐसे बांधे और मैं नाचने खड़ा हुआ, हिम्मत की। मगर मैं स्टेज पर, और वो परफॉर्मेंस मेरी जिंदगी का बहुत खास परफॉर्मेंस भी था, इसीलिए क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी सामने बैठे थे और वो पहली दफा देख रहे थे। तो वो प्रेशर था मेरे ऊपर, और मेरी ये हालत थी
लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके घुंघरू बांधे, मैं चढ़ा नाचने, और उतनी देर मुझे नहीं पता कि क्या वाह। था, कुछ क्या दर्द होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं नाचा, पूरा नाचा, अच्छे से नाचा, और नाच के आकर के ग्रीन रूम में फिर मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया, मैं एकदम सीधा सीधा लेट गया, और फिर अगले 1-1.5 घंटे तक मैंने वहीं रेस्ट किया, और किसी को नज़दीक नहीं आने दिया, और फिर उसके बाद जा करके कहीं ना कहीं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एनर्जी बहुत जो strong। खुद को भी नहीं पता होता कहाँ से आती है। नहीं, हाँ मुझे एक चीज बताओ कि ताल जी, की कथक में क्या क्या भूमिका होती है? ये ताल प्रधान नृत्य ही है कथक, और ये इकलौता ऐसा डांस फॉर्म है जिसके अंदर ताल नाची जाती है। देखिए, ताल तो ये टाइमिंग है, ये ताल है, मगर ये नंबर्स, अगर ये 16 मात्राएं हो जाती है तो इसको हम 3 ताल कहते हैं, और ये 3 ताल नाची जाती है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी टाइम साइकिल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम डांस करते हैं पर्टिकुलरली। तो ताल प्रधान नृत्य है कथक, और इकलौता ताल प्रधान नृत्य है ये। इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो? एग्जाम्पल के रूप में, जैसे देखिए, मैंने आपको बोला कि देखिए, समय जो है वो बांधा नहीं जा सकता, मगर टाइमिंग जो है वो बंधी हुई ही है। 12 से 12 बजेगा तो समय बदलेगा, राइट। वैसे समय बांधा नहीं जा सकता, लेकिन बंधा हुआ है। 24 खत्म हो जाएगी, 25 लग जाएगी। तो इसी तरीके से 16 मात्रा जो है, मैंने जिस तरीके से आपको कहा, उसको हम 3 ताल कहते हैं। तो देखिए आप, मैं 1 से शुरू करूंगा और ये 1 पे आएगा, और ये ताल जो है ये कंटिन्यू 16 बार रहेगी आपके सामने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा। अब ये टाइमिंग हो गया, ये ताल हो गई। अब इस ताल को डांस करना है, तो मैं आपके सामने एक परन रिसाइट करता हूँ जिसमें ये डांस की जाएगी। अब वो सम पे आएगा, देखिए, धा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धड़ टिकट तक टिकट तक टिकट ता धा धा टिकट 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 धा टिकट धा ती ट क ता ग ती क न धा टिकट धा ती ट क ता ग ती क न धा ती ट क ता ग दी ग न धा ती ट क ता ग दी ग न ता धा टिकट तक टिकट धा टिकट धा धा टिकट धा धा ती ना ना टिकट धा धा ती ना ना टिकट टिकट धा टिकट धा टिकट धा टिकट धा 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 कत 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 धा। तो ये टाइमिंग था, और ये टाइमिंग डांस किया जाता है। धुन और ताल जी, के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें कोई आध्यात्मिक तत्व भी छुपे होते हैं? धुन और ताल के बीच में ना, देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये अध्यात्म से तो जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, आप एक लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि ये धुन है, तो वहां तक तो आप टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है। सपोज आपको कोई धुन तक पहुंचना है, तो आपने उसका प्रैक्टिस किया और आप वहां तक पहुंच गए किसी तरीके से आपने, मगर उस धुन में ना एहसास लाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए, आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपका जो ध्यान है वो अध्यात्म का ध्यान ही है। क्या इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, आपको पता है कि संगीत ही ऐसी चीज है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ट्रू। तो मंदिरों में क्या हुआ? डांस ही हुआ ना, म्यूजिक ही हुआ ना, तो संगीत से ही प्रसन्न हुए, और तो कुछ नहीं हुआ। बाकी तो सबने आके अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुनाई, मगर वो किसी से प्रसन्न हुए तो कलाकार से ही प्रसन्न हुए। वाह। अच्छा, एक और बात बताओ, घुंघरू के बिना नृत्य अधूरा माना जाता है। हाँ। आपके लिए घुंघरू की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों सिर्फ घुंघरुओं को पैरों में पहना जाता है, हाथों में नहीं बांधा जाता? देखिए, घुंघरुओं की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम घुंघरुओं की पूजा करते हैं डांस में पहनने से पहले ना,
जब हम फर्स्ट टाइम घुंघरू बांध रहे होते हैं, जब हम नए घुंघरू खरीदते हैं तो हम उसकी पूजा करते हैं। और इसको पैरों में पहना जाता है, हाथों में इसीलिए नहीं पहना जाता क्योंकि हाथों के मूवमेंट्स बहुत अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, और पैरों में जब वो बनते हैं तो वो एक जगह रहते हैं, क्योंकि पैर यहाँ से यहाँ कहीं नहीं जाएगा। स्टेबिलिटी है वहां पे। तो इस वजह से घुंघरुओं को यहाँ पहना जाता है पैर में। और फिर घुंघरू की जब आप पहनेंगे तो वैसे तो बहुत कोमल से, बहुत सॉफ्ट से, छोटे से होते हैं, मगर आप जैसे ही उनको पहनेंगे उसके बाद तो फिर आप ऐसा नाचेंगे कि मतलब आपकी फीलिंग, आपको पता है जब मैं बहुत सारे मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ और जब वो पहली दफा घुंघरू बांधते हैं तो उसके बाद जब वो पहनना शुरू करते हैं ना, और मतलब वो कहते हैं हम कहीं गुरुजी आज बहुत एनर्जी है, आज बहुत मतलब वो जब लोग क्लास में आते तो बोलते हैं 20 मिनट का मतलब डांस फॉर्म, मतलब वो तो वही है ना, छोटा, उनको लगता है छोटा होगा। या मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशन से नहीं अब जुड़ने आए हैं, जिनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जैसे ही पहनते हैं ना तो वो 1 घंटे की क्लास भी पूरी करके जाते हैं। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू साउंड हीलिंग। आपकी बॉडी घुंघरुओं की आवाज से, जो उसकी ध्वनि है, उससे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आपके ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा कर देती है, आपके माइंड को बैलेंस कर देती है, आपके अंदर एक कामनेस ले आती है, और वो एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके शरीर में एक ऊर्जा लेके आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि जब आप अपने घुंघरुओं को आंख बंद करके सुनते हैं तो वो आपके अंदर एक बहुत अलग तरीके की एनर्जी लेकर आती है। जब आप रियाज करेंगे और आप घुंघरू पहने और आपने हाथ मतलब आंख बंद कर, आपको बताऊं एक बात, जैसे आप घुंघरू बांधेंगे ना तो आप शांत नहीं बैठ सकते। इसीलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि कथक जो है वो डांस खड़ा होकर के होगा, वो बैठ करके नहीं हो सकता, क्योंकि घुंघरू बांधते ही तो आप खड़े होना चाहिए। ये बहुत थॉट प्रोसेस चेंजिंग था, और लोगों के लिए भी होगा कि अगर कोई डांस फॉर्म जिसमें बैठ के नृत्य किया जा रहा है तो वो कथक नहीं है। कथक खड़े होके ही किया जाता है। वाओ। मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी को जी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना हो, जी, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, तो उसमें नृत्य के साथ रागों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? अरे वाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। तो देखिए, पूरा ही शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो बहुत ही कनेक्ट करता है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, सबसे पहले मंदिर काल में जब मैं बात कर रहा हूँ, ये ईश्वर के सामने ही ज्यादातर प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत की जाने वाली चीजें रही हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट भी है जो सारे ईश्वर ने ही, जैसे डमरू से साउंड आए ना, डमरू वाज इंस्ट्रूमेंट जो शिव ने बजाया। तो म्यूजिक जो है, वहाँ राग जो है वो अलग अलग, आप जैसे राग दुर्गा है या राग अलग अलग रागे हैं, या अगर आप गाते हैं ना तो आपको लगता है जैसे माँ दुर्गा प्रसन्न हो रही है। वो कनेक्शन ही ऐसा है कि देखिए, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो आप बताने के लिए नहीं, आप जुड़ने के लिए ही करते हैं। और म्यूजिक वैसी चीज है जो आपको जोड़ देती है। अगर आप इस तरीके का कोई राग गाएं या कोई ऐसी चीज गाएं, बिल्कुल जिसको भी जो सीखना चाह रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो म्यूजिक से करें, 100% कनेक्ट। ये एक साधना है, 100% साधना है, 100% साधना है। विदाउट उसके हो ही नहीं सकता, साधना तो है ही है। बहुत डीप चीजें हैं। मतलब जो हमारी परंपराएं हैं, जो पौराणिक परंपराएं हैं, जो वैदिक काल से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, लोगों ने उन परंपराओं को, उस ट्रेडिशन को, उस एसेंस को कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करके ना खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में वही कहना है कि जो भी मतलब लंबा नहीं है ना वो। देखिए, आप फेमस होने के लिए गलत चीजें भी कर लेते हैं ना ताकि फेमस हो जाए।
आई थिंक वी शुड इग्नोर दैट। हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए दैट मतलब मैं, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं उसको और आगे ले जा सकता हूँ, या उसको और आगे ले जाऊं, या उसको और आगे तक पहुंचा दूं। तो फोकस अगर इस तरीके का हो, इस पे दिया जाए, दैट इज बेटर। क्योंकि ये जो चीजें हैं जो बहुत ये कर रहे हैं, ये बहुत छोटा से समय के लिए, और वो अपने आप धीरे धीरे साइड होते चली जाएंगी। क्योंकि आपको पता है, जब आप किसी कला से जुड़ते हैं ना, आप जब उसको सीखना शुरू करते हैं, तब सीखते सीखते आप बहुत कुछ रियलाइज करते हैं। इनिशियली जब आपने सीखना शुरू किया, तब आपको पता नहीं था, आप किसी मूवी का गाना देख करके सीखने आ गए सपोज। मगर जब आपने सीखना शुरू किया, तब आप उस कला को जानने लगे। अब आप अलग रास्ते पे आ जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो तो कुछ और था, जो एनर्जी अलग थी। वो एनर्जी अलग थी, वो कुछ अलग था। जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम इस पूरे ही टॉपिक की डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि आज के टाइम में चीजें ना बहुत डिफरेंट हो गई हैं। बच्चे अपने गुरु को बहुत डिफरेंटली ले रहे हैं, राइट। बट जब हम क्लासिकल आर्ट की बात करते हैं, तो देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ टीचर स्टूडेंट, कि शिष्य और गुरु का एक रिश्ता है जी, राइट। और उसमें कुछ डिसिप्लिन है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, है ना। आप उस ट्रेडिशन को अपनी टीचिंग में कैसे आज भी अलाइव रख पाते हैं इन दीज मॉडर्न डेज? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा हिंदुस्तान की बहुत ही एक खास किस्म की परंपरा रही है। जैसे श्री राम भी जो है गुरुकुल ही गए थे शिक्षा देने। तो शिक्षा के लिए गुरुओं के पास जाना, गुरुओं के साथ रहना, और गुरुओं को समझना, सिर्फ कलाओं में नहीं, जीवन में भी। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। और आपको पता है कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में आज भी वो परंपराएं जिंदा है। आज भी जब हम हमारे गुरु के साथ होते हैं, तो हम उनके साथ ही बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ ही। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से हूँ इसीलिए नहीं, बल्कि मैं उन शिष्यों की भी बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड, इस जगह उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम उनके साथ ही बैठते हैं, उनके साथ ही खाना खाते हैं, और उनके साथ ही सीखते हैं, उनके साथ ट्रैवल भी करते हैं। आपको पता है, आप जब अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो आप बहुत कुछ जिंदगी में सीखते हैं। सिर्फ आर्ट फॉर्म्स की बात नहीं है ये, मतलब आपने टेक्निकली कुछ सीख लिया, या कोई एक राग सीख ली, या कोई एक परन सीख ली, वो बात नहीं है। आप वे ऑफ लाइफ सीखते हैं। वाह। जैसे कि हमने देखा कि आप कथक परंपरा और त्रिवेणी कला संगम दोनों ही जगहों पे आप टीचिंग भी करते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट जस्ट डांस, ये नृत्य नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। वाह। क्या इस वे ऑफ लाइफ को सीख के, इस आर्ट फॉर्म को सीख के करियर अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती हैं? लोग इसको मॉनेटरी गेन्स के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए भी इसमें या इस आर्ट फॉर्म से फायदा उठा सकते हैं? देखिए, आर्ट फॉर्म से फायदा वाली बात तो एक अलग चीज है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें परफॉर्मेंसेस होती हैं जी, ठीक है। आप अलग अलग जगहों पे सिखाने जाते हैं। जब आप एक कोर्स कर लेते हैं, एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग आप पूरी कर लेते हैं, जैसे आपने 5 साल सीख लिया, 6 साल, 7 साल, 8 साल जब आप सीख लेते हैं, तो आप सिखाने योग्य तो हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो वहां से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। आप कॉलेज में, आज तो लोग पीएचडी करके कॉलेजेस में प्रोफेसर्स भी हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स है ये। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब आप परफॉर्म करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी कमाते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि आप सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, आप सरस्वती माँ सरस्वती जी को माने, तो लक्ष्मी जी जो है खुद
वह खुद आपके पास आती हैं। आप उतने डेडिकेटेड होकर के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो ऑफ कोर्स करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आज तो आप देखें कि आर्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं एक बार स्पीक मके के थ्रू एक स्कूल में परफॉर्म करने गया था, और वहाँ पे आ, उस वक्त पे टेंथ के रिजल्ट आए थे। तो रिजल्ट आने के बाद स्कूलों में दौड़ लग जाती है। अब स्कूल बदलना है जिनको, या जिनको आगे बढ़ना है, उनकी दौड़ लग जाती है कि अब कौन सा ये सेलेक्ट करें, कौन सा क्या करें, ये करें। तो एक माँ बाप अपने बच्चे को लेकर के आए, और वो मेरे सामने ऐसे प्रिंसिपल बैठे थे, और वो आए और इधर बैठे, और वो बोले कि आप मेरा यकीन, प्रिंसिपल ने उनको समझाया, आप मेरा यकीन करें, आप आर्ट्स ले लें और आगे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। आज करियर आर्ट में, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज है जो कॉपी नहीं की जा सकती, वो आपके मन से ही आएगी। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं आज आर्ट्स में है, कलाओं में है, हर कला में है। कथक में भी है। कथक में आप बहुत सारी जगहों से आप सीख सकते हैं, और जो ट्यूशन्स करते हैं, मतलब घरों पे जाके सिखाते हैं या ऐसा, ये भी एक चलन जो है इसमें रहा है कलाओं में। तो आप देखें कि आप कला और कलाकार तब आगे बढ़ेगा जब मतलब आप उसके समय की, आप उसको नहीं मगर उसके समय की कीमत अदा करेंगे। तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक, आपके हिसाब से रिकॉग्निशन कितनी इम्पोर्टेंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स में? जहां तक दिमाग ना खराब हो। तो दिमाग भी खराब हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जगह पे जहां तक दिमाग ना खराब हो वहां तक रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है। जैसे मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे ही मैं यहाँ पे नाचा, अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस के बाद 4,000 लोग जब वहाँ थे, वो परफॉर्मेंस मैं भूल गया हूँ एकदम। न्यू बिगनिंग है उसके बाद। अच्छा, सच सच बताओ, जिस बात पे हम अभी हंसे जी, क्या आपके नोन में या आपके फैमिली लेगेसी में कोई ऐसे कलाकार निकले, जी, मैं नाम नहीं जानना चाहूंगा, हाँ मैं समझ बट गया। उनका दिमाग खराब हो गया हो फेम आने के बाद? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कुछ कनेक्ट कर पा रहा था कि होते हैं लोग वाली जो फीलिंग होती है ना, क्या ऐसा हुआ है कभी? देखिए हमारे गुरुजी है ना, हाँ। इसके हमारे इस चीज में वो ऐसे हैं, तो उनकी वजह से हम ऐसे हैं माने। वो इतने बड़ा नाम है इस फील्ड में, इतना मतलब इतना उन्होंने समय दिया, और इतना परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह वो वर्कशॉप्स के लिए जा रहे हैं, नाचने जा रहे हैं, मतलब। और उनके अंदर वो चीज हमें नजर नहीं आती, तो हमारी तो छोड़ ही दें आप। तो हम सब अभी तो ऐसे वृक्ष के नीचे हैं कि हमारी तो हिम्मत भी नहीं है कि हम ऐसी बात कर ले। उनको पता भी चल जाए ना कि हमारे अंदर ऐसी कोई बात आई है, तो फिर हालत खराब है सबकी। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, मगर विदाउट टेकिंग नेम्स आई नो फ्यू ऑफ देम जो रिकॉग्नाइजेशन के बाद। खैर, आपने जो कहा कि कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उस पे मैं बोल दूं, इम्पोर्टेंट जरूर है। वो इस मायने में कि जैसे आपको चाहिए नहीं है कुछ, मगर जब आपको कुछ ऐसा गवर्नमेंट या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जब आपको कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज करती है, तो आपके परिवार को बहुत अच्छा लगता है। ट्रू। आपके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। उनको लगता है अच्छा, हमारे बेटे ने कुछ किया है भाई, इसने फील्ड में ये कुछ कर रहा है, इसने अभी वो मिला है। तो वो उनकी खुशी, उनको बहुत खुशी होती है। दैट इज the one thing I feel कि it is important, and as a मतलब as an artist also, मतलब अच्छे काम की रिकॉग्निशन तो जरूर होनी चाहिए। Before we come to an end to today's podcast, I want to know कि कला में अहंकार आने से क्या होता है?
कला में अहंकार आने से बाप रे, कलाकार और कला दोनों खत्म हो जाती है। That's deep. True. One life lesson जो आपने अपने गुरुओं से लिया और budding young dancers, performers who are passionate about कथक as an art form, जो आप मैसेज उनको देना चाहोगे वो क्या होगा? अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करें और बहुत मेहनत करें। ये 2 चीज़ें हैं, बस इस पे काम करें, डेफिनेटली सारी मंजिलें वाह, आसान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।